नमस्कार, समाचार प्लस के खास कार्यक्रम वचन में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वो नेता जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं विनय कटियार साहब की। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कटियार साहब, समाचार प्लस के खास शो वचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब भी विनय कटियार साहब का जिक्र आता है तो बजरंग दल के पुराने विनय कटियार साहब याद आ जाते हैं, राम मंदिर आंदोलन के विनय कटियार साहब याद आ जाते हैं। इतना लंबा अरसा हो गया, आप कहते थे केंद्र में हमारी सरकार बनाओ तो हम राम मंदिर बनाएंगे, केंद्र में भी सरकार बन गई। अभी भी इंतजार, हर चुनाव में आप कहते हैं वोटरों को कि इस बार हमारी सरकार बना दो तो हम राम मंदिर बनाएंगे। नहीं, देखिए, हर समय नहीं कहते हैं, न कहा है, न इस बार कह रहा हूँ। सवाल ये है कि जब राम जन्मभूमि का मामला आएगा तो उसमें जितना उलझाव है राम जन्मभूमि मामले में, किसी मामले में इतना उलझाव नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि केंद्र में अगर हमारी सरकार मजबूत हो, जैसे लोकसभा में तो हमारा बहुमत है लेकिन राज्यसभा हमारा बहुमत नहीं है, तो इसीलिए मेरा कहना है कि भाई अगर हमको अच्छी संख्या में यहाँ से विधायक जीत के भेजो तो प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार बने और केंद्र में भी राज्यसभा हमारी मजबूत हो, क्योंकि उससे भी सांसद राज्यसभा में जाएंगे, पहुंचेंगे, तो राज्यसभा की भी हमारी संख्या बढ़ेगी तो मजबूत होगा। लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि आप लोग को भगवान राम की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है, जब चुनाव होता है उसके बाद फिर आप 5 साल तक भूल जाते हैं, फिर जब चुनाव आता है तो फिर आप निकलते हैं और भगवान राम और राम मंदिर की बात करने लगते हैं। नहीं, ये विरोधी ही उठाते हैं विषय। हम लोग चाहे जितने शांत बने रहे फिर भी उनके मन में राम मंदिर ही रहता, निगेटिव उठाते रहते हैं, बिना उनको राम का नाम लिए चैन नहीं। मैं कहता हूँ तुम राम का नाम लो लेकिन मंदिर भी बनवाओ, हमारे साथ आओ और मंदिर का निर्माण कराओ, मंदिर बने, इसमें सबकी सहमति हो सकती है। जहाँ मुस्लिम पक्ष का सवाल है तो वहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें हैं, उस राम जन्मभूमि के पास भी 3-3, 4-4 मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, तो मस्जिद का कोई विरोधी नहीं है। अयोध्या के अंदर भी कोई मस्जिद का विरोधी नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान राम का जन्मभूमि है वो स्थान तो छोड़ो भाई, उसके लिए सारे दलों को पहल करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वोट के लालच में नेगेटिव सब चर्चा करते हैं, इसके कारण नुकसान हो रहा है। इसके कारण से हमको शक्ति चाहिए, मजबूती चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से काम कर सकूं। नहीं, एक बात, अब यहाँ जब चुनाव का माहौल बनना शुरू होता है तो तमाम लोग विकास की बात करते हैं। मोदी जी भी कहते हैं विकास, सबका साथ सबका विकास, अखिलेश यादव भी विकास की बात कर रहे हैं, मायावती भी विकास की बात कर रही है। लेकिन जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, दोबारा से फिर मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ये चुनाव फिर उसी तरफ क्यों ढकेला जाता है और इसके लिए आप तमाम राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए, मुसलमानों की अगर कोई बात इस समय कर रहा है कि मायावती कर रही हैं, वो सीधा नाम लेती हैं कि मुसलमान बंधुओं हमको वोट दो, जबकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन इसके बावजूद भी हर चुनावी सभा में आप देख लो, उन्होंने सीधे खुल करके मुसलमानों का नाम लिया है और कहा है हमको वोट दो। उन पर तो आचार संहिता लागू होनी चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को और उन पर कार्रवाई पार्टी पर करनी चाहिए। नहीं, वो मुसलमानों को डरा रही हैं कि अगर मुझे वोट नहीं करोगे तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। आप लोग हिंदुओं को डरा रहे हैं कि देखिए ये दोनों पार्टियां हैं। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, हम तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हमने डराने कोई बातें नहीं की। भाई अभी समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो कितने दंगे हो गए, सबको मालूम है। मुजफ्फरनगर का दंगा तो सबको पता है। कैराना में हिंदू छोड़ के चले गए, पलायन कर गए, ये मामूली बात है। स्वतंत्र देश के अंदर अगर यहाँ से हिंदुओं का पलायन हो और उत्तर प्रदेश जैसे स्थान पर हो तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है और ये समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए शर्मनाक बात है। तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई बनती है। हमारा कहना है कि भाई हमारी सरकार बनाओ, हम पलायन नहीं होने देंगे। जो पलायन करके चले गए उनको भी हम वापस लाएंगे, यहाँ बसाने का काम करेंगे। उनके घर हैं, अभी जो लोग घर बेच गए हैं उनकी तो अलग बात, लेकिन बहुत सारे लोग घर अभी बेचे नहीं हैं, घर में लिखा है बिकाऊ है मकान, तो उस पर कार्रवाई करने की बात हम कर रहे हैं, तो वो करेंगे। विनय कटियार जी की अगर मैं बात करूं तो आपके हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या विकास जो तमाम तीनों लोग कह रहे हैं, या इसके अलावा राम मंदिर की बात करें, हिंदुओं के पलायन की बात करें जैसा कि आप कह रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात करें, सबसे बड़े 2 मुद्दे क्या होंगे जिस पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा?
विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास नहीं हुआ। एक कोई किसी ने हाईवे अगर बनवा दिया तो विकास मान लिया जाएगा। 4 खंबे खड़े कर दिए मेट्रो के लिए, अभी उस पर मोटरें चढ़ी भी नहीं है। केंद्र का पैसा लगता है मेट्रो में, ये सबको मालूम है। केंद्र के बिना सहयोग के वो नहीं बन सकती है, वो पैसा लगता है। इसके बावजूद भी वो अपने श्रेय में ले जा रहे हैं, और अभी लखनऊ में उसके प्रारंभ भी नहीं हुआ। अभी उसको कई साल लगेंगे पूरा कंप्लीट होने में, लेकिन उसको भी वो अपने श्रेय के झोली में डाल ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने 2 ही काम किया है, एक हाईवे का निर्माण किया है और लोगों को लैपटॉप बांटा है, बस। इसके अलावा तीसरा काम कुछ नहीं किया है। बाकी सब पूरी बकवास है। इसीलिए मेरा कहना, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम राम के मंदिर पर के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राम मंदिर को तो लोगों ने उछाला है, इसीलिए हमने कहा है। आपने कहा राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन जब संस्कृति मंत्रालय जो कि आपकी केंद्र सरकार का है, वहाँ राम संग्रहालय बनाने की बात हुई तो आप सबसे पहले खड़े हो गए कि राम संग्रहालय बनाने से कुछ नहीं होगा, राम मंदिर बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो खुद केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है आप लोगों के कोर इशू पे, राम मंदिर पे, इसको लेके कहीं ना कहीं दुख है, थोड़ा सा मन में निराशा है कि केंद्र सरकार को काम करना चाहिए जिस तरह से, उस तरह से काम नहीं किया उन्होंने राम मंदिर को लेकर। नहीं, हमने जो बात कही वो इस संदर्भ बात कही कि 50 किलोमीटर दूर राम संग्रहालय बनाने की बात हो रही है। अभी जमीन है नहीं, कुछ नहीं है। आसमान में बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? अयोध्या में जमीन मिल नहीं रही, क्योंकि अयोध्या के आसपास कहीं जमीन है नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। और इसलिए हमने ये बात कही कि भाई 50 किलोमीटर दूर आप बनाओगे, इसका मतलब क्या है? सड़कें बननी चाहिए फिर उसके लिए। अभी माननीय नितिन गडकरी जी गए और उन्होंने 84 कोस की जो परिक्रमा है उसको रोड बनाने की बात कर दी, उसको NH में सम्मिलित कर लिया। तो राम संग्रहालय ज्यादा जरूरी है कि भगवान राम का मंदिर? नहीं नहीं, दोनों जरूरी हैं। मंदिर जरूरी है, मंदिर ज्यादा जरूरी है पहले? मंदिर जरूरी है। राम संग्रहालय भी बनना जरूरी है, लेकिन वो अयोध्या पास कोई जमीन मिले तब बनने की जरूरत है। अगर अयोध्या के पास कोई जमीन मिल जाए तो राम संग्रहालय बनना ही चाहिए, इसमें आपत्ति किसको हो सकती। लेकिन इतना बड़ा काम किया नितिन गडकरी जी ने कि 84 कोस की परिक्रमा को पक्का करने का काम NH में उसको दर्जा दे दिया, वहाँ घोषणा कर दी। बाकी कई सड़कों को जोड़ने का काम किया है, उसके लिए पैसा भी दे दिया। तो ये सारा काम किया है। और जब ये बनेगा तो सरयू नदी के अंदर कई पुल बनेंगे, आसपास जाएंगे, उस पार जाएंगे, क्योंकि 84 कोस परिक्रमा तो गोंडे जिले के अंदर भी होकर के आएगी। कुछ बार अब उनके हिस्से को टच करेगी, उधर से जाना है, फिर इधर आकर के बस्ती में आकर के निकलेगी। तो ये सारा कुछ वो पुल के द्वारा होगा, बड़ा भारी विकास होगा। भगवान राम के नाम में तो 84 कोस की परिक्रमा बन रही है। जैसे मथुरा के अंदर गोवर्धन पर्वत को लेकर के 84 कोस की परिक्रमा है, ऐसे इधर है परिक्रमा। तो इस बार क्या ये भरोसा, इस बार पुख्ता भरोसा आप दिला रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि इस बार हमारी सरकार बनवा दो, इस बार तो राम मंदिर बन जाएगा, फिर अगले 5 साल तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा? नहीं, मतलब ये मुद्दा देखिए, इस पर ये कहना बहुत कठिन है कि आप सरकार बनवा दो तो होगा। हम पहल करेंगे उसकी। राम मंदिर केवल तीन प्रकार से बन सकता है, या तो बातचीत के माध्यम से, या तो संसद के अंदर कानून बना करके, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया, उन्होंने कानून बनाया था संसद के अंदर और बातचीत भी की थी, उसके आधार पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। तो फिर बातचीत के माध्यम से और संसद के अंदर कानून बना करके, और फिर नहीं है तो अदालत के आदेश से। अगर राज्यसभा में बहुमत आपको मिल जाएगा तो संसद में कानून बनाने की पहल करेंगे आप लोग? हम पहल करेंगे, पक्का करेंगे पहल, क्योंकि हमारा अगर बहुमत होगा तो हम पहल करेंगे और उसमें बातचीत भी करेंगे। जिस प्रकार सरदार पटेल ने किया था, हम बातचीत भी करेंगे और हमको उम्मीद है उसमें से सद्भावना पूर्वक बातचीत का रास्ता निकलेगा। और चंद्रशेखर जी ने आखिर प्रयास किया था, देश के प्रधानमंत्री थे, 4 महीने रहे, 4 महीने और अगर वो बने रह जाते तो राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हो जाता। उन्होंने पहल की थी, बातचीत के माध्यम से पहल की थी। लेकिन जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति पहल करेगा तो उससे रास्ता निकलेगा। नहीं तो चंद्रशेखर जी जो कि कांग्रेस समर्थित सरकार थी उनकी, वो पहल कर रहे थे, 4 महीने में कामयाबी मिल रही थी, 4 महीने और रहते कामयाबी मिल जाती। आप लोगों की सरकार रही, अटल जी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे,
मोदी जी नहीं 2.5 नहीं, साल से अटल जी ने प्रधानमंत्री, ये लोग कोशिश नहीं कर पाए। आपको जानकारी नहीं है। अटल जी ने पहल की, वो भी किनारे तक ले आए और एक स्थान भी तय हो गया था कि भाई इस एरिया में मस्जिद का निर्माण होगा और सब लोग मिल करके मंदिर का निर्माण करेंगे। ये सब चीजें हुआ, लेकिन अब वो मस्जिद कोई मामूली मस्जिद का मामला अब नहीं रह गया है कि ट्रांसफर के लिए कोई ऐसे कोई घर ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें समय लगेगा। विवाद है उस पर, हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया है, तो उस पर बहुत समय लगेगा। धैर्य पूर्वक सबसे बातचीत करके हुए सद्भावना से उसको निकले हल, यही अच्छा होगा। और नहीं तो फिर एक का अंतिम है अस्त्र आंदोलन का। आंदोलन से बड़ी बड़ी भारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन हम वो आंदोलन का रूप लेना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें तो फिर बहुत सारी चीजें जो हमारे हाथ में भी नहीं रहेंगी। आंदोलन जब चलता है तो आंदोलनकारी नेताओं के हाथ से भी आंदोलन निकल जाता है कई बार, जैसे 1992 में हुआ था 6 दिसंबर को। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो आंदोलन क्या अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ भी करेंगे अगर वो राम मंदिर निर्माण के लिए पहल नहीं करते हैं तो? नहीं ना, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकारें हमारी मदद करें। आपके हिसाब से आपने कहा कि जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो अराजक है, तो जो राम मंदिर का विरोध करे वो अराजक है? अगर वो ये हमने नहीं कहा है, ये किसी ने छाप दिया है, ये मेरे मुंह से डाल दिया है, मैंने नहीं कहा है। अराजक कैसे हो सकता? कोई देश के अंदर कोई अगर भाई कोई राम की भक्ति करता है, कोई शंकर की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई गिरजाघर जाता है, तो ये तो कोई भगवान बुद्ध की पूजा करता है, सब अलग अलग बहुयामी देश है, बहु पूजा वाला देश है, तो ये अराजक कैसे हो सकता है? कटियार जी, अब इससे अलग हटके हम बात करें, राम मंदिर को लेकर बहुत सारे बयान आते ही रहे, आपने महिलाओं को लेकर भी एक बयान दिया और रॉबर्ट वाड्रा साहब आलोचना कर रहे हैं जब आपको स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया कि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता। तो राजनीतिक विरोध तो आपका कई बार हुआ, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति भी आप पे हमला कर रहे हैं। अब देखिए, वो विषय खत्म हो गया, इसीलिए मैं वो विषय को टच नहीं करना चाहता। हम पर कोई जीवन में आपराधिक केस नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन का मामला चल रहा है, बाकी कोई हमारे पर केसेस नहीं। तो ये तो किसी की जो अल्पज्ञानी व्यक्ति होगा वही ये बात कर सकता है। कानून व्यवस्था का एक मसला बीजेपी लगातार उठाती रही है। अभी हाल में ही बुलंदशहर में आरएलडी के एक प्रत्याशी, उनके भाई की किडनैपिंग हुई, हत्या हुई उनके भाई की और उनके दोस्त की। आगरा में बीजेपी के एक प्रत्याशी थे, उन पर हमला किया गया, सपा पे आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग में बीजेपी का डेलीगेशन गया था, हाई लेवल डेलीगेशन, वेंकैया नायडू जी, निर्मला सीतारमन जी, नकवी जी गए। उन्होंने आरोप लगाया यूपी के डीजीपी पे और यूपी के चीफ सेक्रेटरी पे और एडिशनल डीजीपी पे कि वो पक्षपात कर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल क्या उत्तर प्रदेश का इस बार विधानसभा चुनाव क्या एक खूनी चुनाव बनने जा रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, हमने पहले भी कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त न होती तो 2-2 महीने तक कर्फ्यू लगा रहना मुजफ्फरनगर में ये मामूली घटना थी। और हर लेवल पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। चुनाव के समय भी ऐसा हो रहा है? हाँ, चुनाव के समय भी हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, घर लूटे जा रहे हैं, रास्ते लूटे जा रहे हैं, सब जगह ये हो रहा है। अखिलेश की वहीं सभा हो रही, थोड़ी दूर पर हत्या हो जा रही, तो ये बहुत सारी चीजें होती जा रही हैं। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। हमारी सरकार थी तो दंगा रहित प्रदेश हो गया था, हमारी सरकार थी तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त थी, चुस्त थी, कहीं कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, इनमें कानून व्यवस्था की समस्या हमेशा खड़ी रहती। लेकिन एक बात जो विरोधी भी सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग विकास की बात कर रहे हैं रैलियों में, लेकिन आपके उम्मीदवार सुरेश राणा साहब वो कह रहे हैं कि हमें जिता दोगे तो कर्फ्यू लग जाएगा, खासतौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय के इलाके हैं। योगी जी का जिस तरह से बयान आ रहा है और जिस तरह से आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समुदाय को एक टारगेट कर रहे हैं कि नहीं, आपकी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो सबका साथ सबका विकास की जगह ये सब शब्दावली क्यों? क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही धर्म को और एक ही बहुसंख्यक समुदाय को लुभाने की कोशिश? नहीं, मेरठ की जहाँ तक समस्या है ये बड़ी विचित्र समस्या है। वहाँ सच में
बहुसंख्यक समाज की लड़कियों की सुरक्षा नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही होगी। मुझे मालूम नहीं, मैंने पढ़ा नहीं उस बयान को, देखा नहीं है, लेकिन अगर कहा होगा तो इसी बात को, इसी संदर्भ को लेकर के कहा होगा। तो जब कोई सुरक्षित ही नहीं है तो कहना पड़ेगा हिंदू मुसलमान सबके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरठ में कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हालत? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है, मऊ है, इन सारे स्थानों पर यही स्थितियां बनी हुई हैं। इलाहाबाद के अंदर है, तो ये बहुत सारी स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा कि भाई अपने ही हम देश के अंदर आज हम सुरक्षित नहीं हैं, प्रदेश के अंदर हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, माताएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। तो अब ये बात जब है कि हम सुरक्षित ही नहीं हैं, तो चुनाव हमको ये बात कहना पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा भाई हम सुरक्षित नहीं हैं, तो मतदान करो, हम सुरक्षा देंगे, गारंटी देते हैं सुरक्षा की। तो हमको अगर जिताए भाजपा की सरकार बनेगी तो हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं, हम सबको सुरक्षित रखेंगे। आप जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आई तो इतना ज़्यादा असंतोष है और तकरीबन 40% से ज़्यादा टिकट जो है वो दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों को दे दिया गया। तो जीत का इतना भरोसा, मोदी जी के विकास पे इतना भरोसा, तो टिकट अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं, बाहरियों को क्यों? हाँ, ये कुछ ज़्यादा हुआ है, ये बात सही है क्योंकि कुछ ज़्यादा अनुपात में बाहरी लोगों को भी टिकट मिल गई है, लेकिन फिर भी सबको एडजस्ट करना है, सबको ले दे करके चलना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने कार्यकर्ता नाराज है, उनको कैसे अब मनाएंगे? मना लेंगे, मना रहे हैं, आके पूरे प्रदेश के अंदर है इस प्रकार की स्थिति, तो उनको मनाया जा रहा है, सब मान भी रहे हैं। एक परिवारवाद को लेकर आप लोग बहुत कांग्रेस पर हमला बोलते थे, समाजवादी पार्टी पे हमला बोलते थे। अब जो लिस्ट निकलकर सामने आई, राजनाथ जी के बेटे को टिकट, कल्याण सिंह जी के बेटे सांसद है लेकिन उनकी बहू को टिकट, उनके पोते को टिकट, और भी बहू को टिकट कहाँ दिया? और भी तमाम बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया गया। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? नहीं, अब देखिए, परिवारवाद होने के बावजूद भी परिवार से आखिरकार आदमी अगर काम करता है, कल्याण सिंह का पोता वो काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, तीसरी पीढ़ी है उनकी, तो इसलिए वो परिवारवाद नहीं है। उनकी बहू विधायक रही है, बेटा सांसद रहा है, आज भी सांसद है, तो ये सब बातें कहना ठीक। पंकज सिंह, राजनाथ जी का बेटा, वो प्रदेश का महामंत्री है और उसको टिकट तो पहले दो चुनाव के पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ, अब जा करके टिकट मिली, तो ये अच्छा काम हुआ। जो काम करते हैं तो उनको टिकट मिलनी ही चाहिए। परिवार आखिर फिर क्या करेंगे, वो सपा बसपा में जा करके राजनीति करेंगे, कहाँ के जाएंगे? अपने घर में तो मांगेंगे टिकट। प्रदेश में आपकी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई जो आपकी है वो किससे है? सपा कांग्रेस के गठबंधन से या बसपा के साथ? नहीं, बसपा तो कहीं है नहीं। हम जहाँ पूरब में उधर सब देख रहे हैं, बाकी स्थानों पर तो बसपा तो कहीं नजर आ नहीं रही। हाँ, सपा का भी अगर ये कांग्रेस से गठबंधन न किए होते तो इनसे लड़ाई होती, तो अब कहीं लड़ाई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। उससे उन्होंने हाथ मिला लिया कि हम युवा हैं, दो युवा अच्छे लगते हैं, तो ये जो अच्छे लगते हैं शब्द कहा है, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का पूरी तरह से दिवालियापन है। उनके पार्टी के ऊपर इतने करप्शन के आरोप हैं। उनकी सरकार थी तो बहुत सारे लोगों ने घोटाले किए हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, तो उससे समाजवादी पार्टी को समझौता नहीं करना चाहिए था। अगर ये समझौता न करते, जितनी सीटें कांग्रेस को दे दी, तो उसमें से समाजवादी पार्टी कम से कम 40 सीटें जीत के आती। जो इन्होंने 105 दे दिया है, उसमें से कम 40 सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आती। अब कांग्रेस उतने में 20 से 25 सीटें जीत पाएगी। मतलब आपने अखिलेश जी को सलाह नहीं दी टाइम पे कि कांग्रेस के साथ में अकेले लड़ो तो ज्यादा बढ़िया है? नहीं, हमारी सलाह का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है उससे तो कांग्रेस जीवित हो रही और समाजवादी पार्टी मुर्दा हो रही है। जिन स्थानों पर समाजवादी पार्टी के लोगों को लड़ने का मौका नहीं मिला, तो 105 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी गायब हो जाएगी, वहाँ तो कांग्रेस रह जाएगी, वो बढ़ेगी आगे चल के, समाजवादी पार्टी कहाँ। तो इनको जो व्याप बढ़ाने की जो कोई बात करता है तो इनके तो सिकुड़ गया।
अच्छा, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जो मारामारी मची हुई है सपा में और बसपा में, आप इतने समय से यूपी की राजनीति को देख रहे हैं, आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है कि इस बार जो अल्पसंख्यक वोट है वो किसको मिलेगा, सपा को या बसपा को? नहीं, हमारे हिसाब से सपा को जाएगा। बसपा को जाने का कोई कारण नहीं, उसका हाथ ही बैठ गया है। और बसपा ने सबसे ज्यादा मुस्लिम को टिकट दिए हैं और नहीं, बीजेपी का डर भी दिखा रही है। सपा ने दिया है, सपा ने भी दिया है। कोई 10-5 इधर उधर सीटों का अंतर होगा, लेकिन सपा ने भी बहुत सारी सीटें दी हैं। तो ये साइकिल भी टूटी है और हाथी बैठ गया है, उठने वाला नहीं है। वो करा रहा है, उसको ग्लूकोज भी नहीं चढ़ सकता। कोई इंजेक्शन नहीं बना है जो उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया जाए। चेहरे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि दो चेहरे तो है यूपी की जनता के सामने, अखिलेश और मायावती। तीसरा चेहरा आप लोग दे नहीं पाए, क्योंकि अगर तीसरा चेहरा होता तो शायद चुनाव जीतना ज्यादा आसान होता। आपको लगता है ऐसा? नहीं, हमारे चेहरे नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, उसी पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चेहरे का जहाँ तक सवाल है, अगर हम जीत करके आए तो किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे। जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो विधायकों की राय होगी, सब हो जाएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं। तो दिल्ली में भी सर्वमान नेता नरेंद्र मोदी, तो दिल्ली में भी वही और लखनऊ में भी वही। हाँ, वही है, चुनाव तक वही सर्वमान नेता। अच्छा कटियार साहब, हम आपसे, चूंकि इस कार्यक्रम का नाम है वचन, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार आती है तो कौन से 3 वचन आप उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहेंगे कि सरकार बनते ही ये 3 काम हम सबसे पहले करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। दूसरा काम हम विकास करेंगे। तीसरा काम किसानों के हित की बात करेंगे, उनको कैसे सुविधाएं दी जाएं। किसान हमारे पहले उसकी लिस्ट में होंगे, ये काम करेंगे। बिल्कुल, समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनय कटियार साहब, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। वचन के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको एक और मेहमान से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।